सनातन और साइंस दोनों उठ जाएंगे। ये मेरा अभी अनीस ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब है 12 राशि, जो 100% सत्य है, शिव पुराण के अंदर लिखा। कितने साल हो गए शिव पुराण लोगों को पढ़ते हुए? ये खोज अनीस व्यास नहीं करी है क्या? यहां तक तो पहुंचे नहीं, ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बात है, और जबकि कितनी छोटी सी बात है। ये जो हमारे वेद है ना, वेदों से बड़ी डॉक्टरेट आपको पूरे विश्व में, छोड़ो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। हमारे वेदों को लेकिन हुआ क्या, हम साइंस के कदरदान तो बन गए, संस्कृत सीखी नहीं। अब इंग्लिश हिंदी में जिसने जो ट्रांसलेट कर दिया वो समझ आता है, तो प्रॉब्लम यहां। अब कुछ एक लोगों को बीड़ा उठाना पड़ेगा जो अंतर्मुखी हैं, जो मन की सुनते हैं। जो वक्ता है वो बिल्कुल ये बीड़ा ना उठाएं, क्योंकि वो साइंस का कचूमर निकाल देंगे और ऐसी हालत कर देंगे कि अपने पर समझ करके कुछ भी बता करके मामला खराब कर देंगे। जो अंतर्मुखी है, अगर वो उनका ढंग से ट्रांसलेशन करें तो ये वेद ही ये बता देंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे कि सबसे बड़ी साइंस हमारे वेदों में छुपी हुई है, हमारे पुराणों में छुपी हुई है। ये रियलिटी। जैसे अनीस ने बताया, ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। तो आज मैं आप सबको सबसे बड़ा इलाज देने जा रहा हूं, और जिसने ये अपना लिया वो खुद तो ठीक हुआ होगा, उसके क्लाइंट सारे ठीक हो जाएंगे, ये पक्की बात है। और वो साइंस क्या है? जब इसने मुझे ये बताया तो मैंने अनीस को पहले बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे ये बात पहले पता है। मैंने उसको शाबाश दी, क्योंकि अपना छोटा भाई, अपना चेला या कोई भी हो, जब भी कोई खास काम करे उसको शाबाश देके ये बताना बहुत जरूरी होता है कि इसकी और खोज कर, तब उसका जोश बनता है, तब वो और आगे बढ़ता है। और ये मैं अपने उपायों में अपने बहुत सारे क्लाइंटों को ये करवाता हूं, और ये मैं आज आप सबको डिलीवर करने लगा हूं ताकि आप भी दुनिया का भला करें। लिस्ट पूरी अनीस व्यास के पास है। अनीस ये वाली लिस्ट यहां लगा देगा, और सब लोग इसकी फोटो खींच के लेके जाना ताकि कोई ना चूके। और क्योंकि हम ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अपने समाज को बड़ा करना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डिलीवर करेंगे तभी हमारा समाज बड़ा होगा, वरना लोग हमारे बारे में गलत बातें करते ही रहेंगे। तो क्या करना है? मान लीजिए किसी की मेष राशि, तो इसको मेष राशि से मत तोड़ो। मेष राशि अगर जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर बैठी है, मेष राशि अगर जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर बैठी है, और आदमी को अगर हार्ट ट्रबल आ रही है, तो कौन से शिवलिंग का अभिषेक करवाओगे? सोमनाथ, है ना? तो अगर 5वां घर जो है वो दिल का है, 5वीं राशि तो कहीं पर भी घूम के जा सकती है। जिस प्रकार से एक आदमी का शरीर फिक्स है, एक आदमी का शरीर फिक्स है, इसी तरह से लगन फिक्स होता है। राशि तो कहीं भी घूम सकती है, किसी की भी घूम सकती है। तो इसीलिए 5वें घर के अंदर अगर मेष राशि है, तो आपको
सोमनाथ जी जाकर के पूजा करनी पड़ेगी। और मेष राशि है तो वहां पर क्या चढ़ाना पड़ेगा? शहद। शहद बहुत जरूरी है शिवलिंग को वहां जाकर के अर्पित करना। और जब आपकी पूजा संपन्न हो उसके बाद में वो अमृतपान के रूप में करना बहुत जरूरी है। आप थोड़े दिन किसी भी ऐसे मरीज को करवा के देख लीजिए, भोलेनाथ का चमत्कार सामने नजर आएगा। दसवें घर के अंदर मेष राशि है। 10वें घर के अंदर मेष राशि है। आदमी के घुटने खराब हो रहे, घुटनों में जान नहीं बची, ये गिरते जा रहे हैं, टखने बदलने पड़ेंगे, यहां तक की नौबत आ जाएगी, या टूट गए हैं, तो तब भी इनमें प्राण लाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? फिर सोमनाथ जी जाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? अब ये 12 राशि और 12 ही ज्योतिर्लिंग। जिस घर में अगर हम इसको 12 हिस्सों में बांटे, हमारा शरीर क्या है मैं आपको सबसे पहले वो बताऊं, वो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हमारा ये मस्तिष्क सारा, हमारा माथा, हमारी आंखें, ये जितना हिस्सा है ये लग्न है, और बल्कि यहां तक का जो हिस्सा है ये हमारा लग्न है। राशि कोई भी बैठे, यहां से आगे हम चले, लेकिन जुबान क्योंकि अंदर की तरफ जाती है और ये गले की तरफ में आती है, तो इसीलिए एक जुबान वाला हिस्सा ऐसा है जो हमारी जन्म कुंडली का दूसरा हिस्सा बनता है गले तक। ये दूसरी राशि वृषभ या दूसरा घर, ठीक है। तीसरा हमारे ये कंधे, ये हमारे मोर, ये तीसरा घर है, हमारी बाजू में तीसरा घर है। चौथा घर ये हमारी छाती का पोर्शन, जो फेफड़े भी आ जाते हैं, ये चौथा है। और जन्म कुंडली का 5वां घर क्या है? हमारे दिल है, वहीं से देखते हो ना। और छठा घर क्या है? हमारा पेट, हमारा स्टमक, ये छठा घर। और 7वां घर कमर का हिस्सा और हमारी जांघों की ताकत की शुरुआत, ये जन्म कुंडली का 7वां घर। और हमारा 8वां घर हमारे गुप्तांग, ये जन्म कुंडली का 8वां घर। आदमी हो या औरत हो सेम ऐसा। 9वां घर क्या है? हमारी थाइस, ये जो घुटने और कमर के बीच में मोटी जंगा है, ये थाइस हमारा 9वां घर है। और 10वां घर क्या है? हमारे घुटने, ये जन्म कुंडली का 10वां घर है। और घुटने से लेके पांव की शुरुआती हड्डी जो दोनों तरफ निकली होती है, इसके बीच का हिस्सा जन्म कुंडली का 11वां घर है। और 12वां घर है जन्म कुंडली के अंदर हमारे पांव, जन्म कुंडली में हमारे पांव, ये 12वां घर है। और आयुर्वेद का एक नियम, योग का एक नियम क्या कहता है कि बीमारी कभी ऊपर से नहीं आती। बीमारी जब भी आएगी आपके पांव से शुरू होगी। बीमारी जब आएगी आपके पांव से शुरू होगी और नीचे से ऊपर को जाएगी। और इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए हर डॉक्टर, हर वैद्य आपको सैर करने के लिए बोलता है। यानी सैर करने से कोई तो फायदा होता होगा, तभी तो ये इतना फेमस हुआ है। ये हमारे शरीर, पूरा शरीर राहु केतु के क्रम से चलता है। यानी कि 7 ग्रह मिलकर के जो सोच और फीलिंग बनाते हैं उसको राहु केतु बोलते हैं। अब राहु केतु कैसे हो?
राहु केतु आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझने चाहिए। राहु क्या है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं और जो सामने वाले की जुबान को पकड़ते हैं, ये राहु है। क्योंकि राहु के पास सिर्फ सर है और कुछ नहीं। ये जो हम देखते हैं, ये जो हम सूंघते हैं, ये जो हम सुनते हैं, ये जो हम बोलते हैं, इसके आधार पर हमारा रिएक्शन आता है, हम रिएक्ट करते हैं। तो वर्किंग कौन करता है? केतु। तो ये सुनकर के समझने का काम राहु का, और राहु के आदेश को एग्जीक्यूट करने का काम केतु का। समझ गए? लेकिन ज्योतिष के अंदर यह समझाया गया है कि जिसके अच्छे ग्रह होंगे वो राहु की सोच पे नहीं जाएगा, वो केतु की सोच पे जाएगा। क्योंकि उसको यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। वो अपने अंतर मन से इसको मंथन करेगा कि मेरे इस कर्म का रिएक्शन क्या निकलेगा। यानी कि उस अवस्था के अंदर केतु भी कहीं ना कहीं सोचता है ना। जैसे हमारे घर के अंदर मान लो थोड़ी बिगड़ी हुई औलाद है, तो माँ बाप उसे बहुत ज्यादा डांटने से भी डरते हैं कि कहीं सुबह मेरे भी ना हाथ उठा, घर छोड़ के ना भाग जाए। तो ये सोच किसकी है? ये केतु। और बेटे के बिगड़ने पे बाप जब लठ उठा लेता है, ये सोच है राहु की कि तेरे को तो मैं दे, और वो केतु से काम करता है। इसी तरह से एक और सोच जिसमें कहते हैं बुध और राहु की सोच को तोलना। इसका मैं एग्जांपल अभी दूंगा आपकी कुंडलियों में। ठीक है? कहते हैं एक चाबी का गुच्छा है और एक ताला है, और जब हम राहु की सोच के होते हैं तो हमारे हाथ में जो चाबी आई वही ताले को लगाने की कोशिश करते हैं, जो चाबी आई वही ताले को लगाने की कोशिश करते हैं। ये राहु की सोच है कि बस मेरा काम जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए, तरीका कोई करे। और ये बेवकूफी भरी सोच होती है, इसीलिए इसे राहु की सोच बोला जाता है। और बुध की सोच सही मायने में केतु की सोच है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर लाल किताब के अंदर छठा घर बुध और केतु दोनों का, छठा घर बुध और केतु दोनों का है। और बुध की सोच क्या है? बुध की सोच ये है, पहले वो ताला देखेंगे, ताले का होल देखेंगे कि इसके अंदर गोल वाली चाबी जाएगी या लंबे वाली जाएगी। अब उसमें से जो पहली समझ आएगी वो उसमें लगाएंगे, या तो पहली में खुल जाएगा ना तो दूसरी में खुल जाएगा, और तो किसी में खुलेगा नहीं। तो इसे बोलते हैं बुध और केतु की सोच। और इसीलिए दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए आपको देखना क्या अपनी जन्म कुंडली के अंदर, आपको यह देखना है भाई कमी अपने अपने में स्वयं निकाल लेना, मेरे को जिम्मेवार मत मानना, क्योंकि पैदा तो भगवान ने किया है, वो मेरे बस की बात नहीं। जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे, 12वें घर तक शुक्र पहले घर में है, यानी पहले घरों में है। जैसे पहले घर में शुक्र हो, वो दूसरे घर में हो, तीसरे में हो, या दूसरे घर में शुक्र हो, तीसरे, चौथे, 5वें के अंदर जाकर के बुध बैठा हुआ हो, या 7वें के अंदर शुक्र हो और बुध 9वें, 10वें में बैठा हो, 8वें में बैठा हो। तो यानी कि बुध आगे और शुक्र पीछे हो। बेटा इन लोगों के लिए राहु काम करेगा, क्योंकि उनका केतु खराब होता है। तो सबको अपनी अपनी जन्म कुंडली में ध्यान रखना होगा। जिनका बुध शुक्र इकट्ठा हो, अभी आता हूं बेटा। और जिनका भी बुध पीछे हो, बुध पीछे हो,
यानी पहले घर में बुध हो, शुक्र दूसरे तीसरे घर में हो, या चौथे घर के अंदर बुध हो, शुक्र पांचवें छठे में हो, सातवें घर में बुध हो, आठवें नौवें दसवें घर के अंदर शुक्र हो, बेटा इनका केतु शुभ होता है। और यही वो लोग हैं जो आत्म मंथन कर सकते हैं। इन लोगों के पास वो ताकत है जो आत्म मंथन के अंदर कुछ बहुत अच्छा निकाल के दुनिया को दे सकते हैं। आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जिसका केतु खराब है, यानी बुध आगे शुक्र पीछे है, वो दुनियादारी के लिए पैदा हुए, उनको परमात्मा नहीं मिले, या परमात्मा की खोज के अंदर अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। और जिनका केतु शुभ है वो परमात्मा के द्वारा दी हुई कृपा के साथ धरती पे आया है। वो जो काम भी करेगा, भले ही हालात वश वो थोड़ी देर के लिए चोर डाकू भी बन जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसको अंतर्ज्ञान होगा, वो डाके मारी हुई दौलत को भी गरीबों में बांट के उनका बना। यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े डाकुओं के नाम भी मिलते हैं जो बड़े तगड़े लीडर भी बने, लेकिन उन्होंने डाका भी डाला, लोगों की भलाई भी करी। तो ज्योतिष का यही वाला योग उनकी जन्म को योग है। अब रहा बुध शुक्र अगर इकट्ठे, बुध शुक्र अगर इकट्ठे हैं तो राहु केतु का कोई रोल नहीं रहता। ऐसे आदमी का शनि बहुत अच्छा होता है, एक नंबर का टॉप का प्लानर, एक नंबर का टॉप का प्लानर। बुराई में जाएगा तो एक्सट्रीम तक बुराई कर देगा, और अच्छाई में जाएगा तो एक्सट्रीम तक अच्छाई कर देगा। लेकिन बुढ़ापे में दूसरों को नसीहतें जरूर देगा, खुद भले पूरी जिंदगी में क्या क्या किया भी नसीहतें जरूर देगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही इतना हो गया। तो इसीलिए हाँ जी, बड़े दिन तो ये सवाल सी आज आपने उसका हल कर दिया जी। हम क्राइटेरिया देखते रहते, शुक्र की डिग्री ना देखी है, शुक्र की डिग्री ना देखी। कुछ ये है रियलिटी में। अगर हम ग्रहों को ग्रह न मान के सोच माने और लगन के अनुसार घरों को घर ना मान करके अपने अंग के स्थान माने, तो ये एस्ट्रोलॉजी सीखनी आपके लिए बहुत बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान। और इसी में वास्तु छुपा है, इसी में न्यूमरोलॉजी छुपी है, इसी में सारी वस्तुएं छुपी हैं, फिर तो बहुत बड़ा हो जाती है, बहुत बड़ा। जैसे मैंने अभी सोमनाथ जी का जिक्र किया, आपके पास 12 राशि होंगे और 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, यह अनैस व्यास ने निकाला है। तो जिस घर के अंदर जो राशि बैठी है, जिस घर के अंदर जो राशि बैठी है, और उस घर से संबंधित हमारे शरीर के स्थान में अगर कोई रोग उत्पन्न होता है, तो उस राशि से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है और उस राशि से संबंधित जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं उन ज्योतिर्लिंग को चढ़ा करके अगर वहां पूजा अर्चना की जाए और वहां पर कम से कम 3 से 5 दिन रुका जाए, नहीं तो 11 दिन रुका जाए, तो उस इंसान की ये बीमारी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, बीमार जाएगा और स्वस्थ होकर के लौट के। ये रीजन है यहां पर हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो स्थापित है ये ज्योतिर्लिंग, हमारे भगवान की दी प्रेरणा के कारण जो स्थापित है ये ज्योतिर्लिंग, इसका कारण ये है। अच्छा, ये ज्योतिर्लिंग स्थापित करने के लिए सबको इतनी दूर दूर क्यों जाके भटकना पड़ रहा? ये एक ही जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं कर सकते थे? क्या कारण? इसका कारण है उस देश, उस प्रदेश की मिट्टी, वहां की
आबो हवा और समुद्र से और पहाड़ों से इनकी दूरी नाप करके वहां पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो इंसान के लिए दवाई है, इसलिए यहां पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। और ये बहुत बहुत बड़ी डॉक्टरेट थी कि बिना दवाई के कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि पुराने समय में वैद्य नहीं हुआ करते थे। और एक ज्ञानी ज्योतिषी अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्टर भी हुआ करता था, जो ये कहा करता था, जाओ फलाना ज्योतिर्लिंग करके आओ, परमात्मा तुम्हारी झोली भरेगा, तुम्हारे दुख हरेगा। समझ गए? और ये ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन होते हैं, ये क्या क्या देते हैं? चलिए इसलिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, समझना आप सबको है। ये वीडियो YouTube पे चढ़ेगा, वहां बार बार सुन के अपनी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इससे बड़ी प्रैक्टिस आपको किसी बुक में लिखी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई है ही नहीं बुक। मान लीजिए आपकी मेष राशि जन्म कुंडली के दूसरे घर में बैठी है, तो अब ये जितना हिस्सा है हमारा, ये तो पहला घर, और ये यहां का गले तक का हिस्सा क्या है? दूसरा, और हमारी जुबान दूसरा। अब उस इंसान की जो भूल बनी हुई वो जल्दी बनी होगी। दिल का अच्छा होगा पर गुस्से में भी बोल जाए, और हर चीज को फास्ट करने की कोशिश करेगा। मेष राशि का यही, ठीक है। अब अगर कहीं मंगल खराब हुआ, वहां पर बैठे हुए शनि और राहु या शनि केतु की दृष्टि पड़ गई, तो कैंसर कौन सा होगा? है ना, ये चीज होगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें फिर सोमनाथ जी जाकर के पूछना, ठीक है, शायद, क्योंकि लाल किताब के अंदर नियम है कि जो ग्रह खराब हो रहा हो उसको शुभ करो। शुभ करने की विद्या क्या है? शुभ करने की विद्या है मंत्र उपचार, और मंत्र उपचार के साथ में यज्ञ, ये शुभ करता है। लेकिन जो ग्रह खराब कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि शनि राहु या शनि केतु की दृष्टि पड़ जाए, इनका दान बहुत जरूरी है, इनको शुभ नहीं करना। अगर इनके मंत्र बोल के यज्ञ करके इसकी ऊर्जा को और बड़ा कर लिया ना, तो आपकी बीमारी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसको खराब कर रहे हैं। और उनको अगर ताकत दे दी, ये तो दुश्मन के हाथ में तलवार देने जैसी बात है, जो हमारा गला काट दो। ये बेटा बहुत बड़ी डॉक्टर है, और ऐसी अवस्था के अंदर ये बोलने के लिए तो सोचना होता है, और सोचने के लिए हमें लगन का मालिक कौन है ये देखना पड़ेगा। वो नेचुरली बात है, वो उसके ऊपर जो राशि है। अब वो बैठी कहां है? ये भी तो हो सकता है कि वो 5वें घर में हो, या 8वें घर में हो, या 6ठे घर में हो। 6ठे घर में लगन का मालिक हो तो बीमारी का कारक बना, कहते ना बीमारी हो जाएगी। तो अमीरों वाली बीमारी क्या होती है, आप सबने सुना ही होगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सोचने वाला कभी भी ज्यादा मेहनत नहीं करता शारीरिक, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक सोच के कमा बहुत हो जाता है, इसीलिए बाउंसर लेके चलने पड़ते हैं। क्या किया जाए, क्योंकि साथ में एग्जांपल, मुकेश अंबानी की कुंडली देखिए आप, उसके 6ठे घर के अंदर 4 ग्रह थे, और वो चारों के चारों उसके लगन के साथ लगे हुए, समझ गए? उसका काम ही
हर वक्त सोचना, हर वक्त काम करवाना।